आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। राइट, आज का टॉपिक हमारा आज हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा आप इसको सॉल्व करिए कि इफ the energy required to make He+2 ion from helium gas is कितना? तो मान लीजिए बच्चों, मैं एक फिगर आपको दे रहा हूं, 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यदि अगर आपको हीलियम से हीलियम आयन बनाना हो, उसमें लगने वाला एनर्जी कितना मैंने बताया बेटा? 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फाइंड IE1 फर्स्ट एनर्जी ऑफ हीलियम। ये क्वेश्चन है आपके लिए, सॉल्व करिए अच्छे से। ये आपके सामने बच्चों डेटा लिखा हुआ है कि इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक He+2 आयन, राइट, इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक, मतलब यहां से उन्होंने ये पूरा एनर्जी दे दिया। तो एक बात बताओ, जब आप हीलियम से पूरा निकालने का मतलब क्या? आपने पहले ये किया, यानी ये IE1, फिर आपने पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा भी निकाला, यानी IE2, है ना? तो बेटा इनडायरेक्टली आप यही कहना चाह रहे हैं कि आपको सम दिया हुआ है, IE1 प्लस IE2 का वैल्यू कितना दिया है बेटा? बोलिए। 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको मालूम है कि IE1 तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन E2 कर सकते हो। कैसे? क्योंकि He+ क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये सुनो। यस सर। और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हमको मालूम है कि एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लगा सकते हैं, IE इज इक्वल टू E∞ माइनस E1। तो ये 0 हो जाता है, माइनस 13.6 इंटू Z²। Z² मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बेटा? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये IE1 आपका 54.4 है। बस उठा के यहाँ रख दो। IE2 होगा ना ये तो? सॉरी, हाँ, IE2, या दिस इज IE2। तो IE2 उठा करके यहाँ रख दो, तो आपको मिल जाएगा IE1 प्लस IE2 कितना? 54.4 इज इक्वल टू 79। तो IE1 का वैल्यू कितना आ गया? 79 माइनस 50। इतना सिंपल था ये, दिमाग थोड़ा लगाते तो आ जाता आंसर। कितना आया भाई ये? 24.6। ये फाइनल आंसर। तो अब आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों ये है क्या चीज? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या है? तो बच्चों एक टर्म हम लोग इससे मिलता जुलता एक टर्म पढ़े हैं, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था भाई? इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी, यही था ना? कि X प्लस एन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग X माइनस, अगर वो अच्छे से एफिनिटी रखा है तो इसको एक्सेप्ट करने के बाद स्टेबल बनेगा, यानी एनर्जी रिलीज होगा, यानी डेल्टा H नेगेटिव होगा, एफिनिटी पॉजिटिव होगी। बोलिए बच्चों, यस समझ में आ रहा है?
तो ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है लेकिन अलग भी है। ये क्या है? ये रिलेटिव टेंडेंसी है। द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड है तो। The relative tendency of attracting bonded electron or shared electron towards itself. इसी को बोलते हैं, is known as अब भाई इसमें डिफरेंस क्या है? तो देखो, जब जब हमारे पास कोई फ्लोरीन मान लो है बेटा, और इलेक्ट्रॉन आप फ्री उसको दे रहे हो, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब वो किसी से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस इलेक्ट्रॉन को आपने दिया तो वो F माइनस बन गया, तो एनर्जी रिलीज हुई, है ना? डेल्टा H इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। ये जो टेंडेंसी है इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। जबकि अगर मान लीजिए सर वही फ्लोरीन जुड़ गया है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद आपने पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का होगा, है कि नहीं? Yes. तो बेटा ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी, इसको अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और उसमें फ्लोरीन ज्यादा होता है, जब खींचेगा तो अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव लेके आएगा, इसका पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनको अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी को क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, आप उससे जबरदस्ती करके खींच रहे हो अपनी तरफ। तो अब ये रिलेटिव टेंडेंसी आखिर डिफाइन कैसे करें भाई? तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग स्केल बना। जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड स्केल है बेटा, उसको बोलते हैं पॉलिंग स्केल। क्या बोलते हैं? Pauling. हाँ, पॉलिंग स्केल है सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड। उनके अलावा बहुत सारे लोगों ने ये रिलेटिव टेंडेंसी डिफाइन किया। तो मैं उनमें से कुछ पॉपुलर नाम को हम लिखेंगे आपके सामने, ठीक है? और उन नाम के हिसाब से हम लोग चलेंगे। लेकिन सबसे पहला जानते हैं हम पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ऑब्वियसली इसका कोई मतलब नहीं है एब्सोल्यूट वैल्यू का, है ना? तो पॉलिंग स्केल पे हम देखते हैं क्या है। डिफरेंट स्केल्स have been developed based on different properties based on different properties of atom and its compound. तो अब उनमें नाम अगर मैं बात करूं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत पॉपुलर नाम है पॉलिंग। और ये बेटा 1932 ये ईयर में आप सोच लो कि इन्होंने डिस्कस किया था, इसके बारे में प्रपोज किया था। पूरा नाम था उनका लाइनस पॉलिंग। पर हम लोग इसी नाम से ज्यादा जानते हैं उनको, पॉलिंग स्केल के नाम से, है ना? पॉलिंग स्केल, जो कि 1932 में प्रपोज किया था इन्होंने। इनका कंसेप्ट किस पे बेस्ड था भाई? तो इनका जो कंसेप्ट था
वो इस पे बेस था, बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन पे, बॉन्ड एनर्जी डेटा के कैलकुलेशन पे, है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम भी इन्होंने ही डिफाइन किया था, बिल्कुल नहीं। वो बहुत पहले, बहुत पहले, ठीक है। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाओगे तो इसका क्रेडिट बेटा बर्जीलियस को दिया जाता है, जेकब बर्जीलियस। और 1811 यानी 1811 में उन्होंने दे दिया था, राइट। हालांकि उसके पहले भी लोग अलग अलग नामों से जानते थे इन सब चीजों को, क्योंकि एक तो रिलेटिव प्रॉपर्टी है ना। लेकिन फिर भी जो क्वाइन है ये वर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड है, ये किसने दिया था? गिवन बाय जेकब बर्जीलियस। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा इसलिए भी कभी कभी बता देता हूँ कि आपको ध्यान रहे कि ये कंसेप्ट कितना पुराना है, ठीक है। 1811 उसमें इन्होंने दिया था दिस टर्म गिवन बाय बर्जीलियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म। तो बेटा ये पॉलिंग स्केल के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। तो इनका स्केल किस पे बेस्ड था? तो इनका स्केल बेस्ड था बॉन्ड एनर्जी पे। तो इनके हिसाब से जो अ, जो फॉर्मूला डिराइव्ड है, हालांकि अलग 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 किताबों में थोड़ा सा डिविएट करता है मामला, लेकिन मैं आपको एक जनरल डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ, ठीक है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं बच्चों, अनलेस बहुत ही पुरानी कोई किताब आप उठा लो, वरना इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो इनके हिसाब से कि अगर ए और बी के बीच में बेटा कोई बॉन्ड बना है ना बच्चों, आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. ए और बी, इसमें तो दो एटम इन्वॉल्व हैं, एक ए है और एक बी है, दो अलग अलग। इसका मतलब ए का अपना भी कोई मॉलिक्यूल होगा, हो सकता है डाइएटॉमिक हो तो ए होगा। बी का भी अपना मॉलिक्यूल होगा, हो सकता है कि वो डाइएटॉमिक हो तो बी होगा। तो भाई जो इसका बॉन्ड एनर्जी है, इसका बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा? इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगे, और वैसे ही ए बी को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगे। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी को ध्यान में रख करके तो क्या डिफाइंड है बेटा? देखो ये सिंबल है, इसको बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं? CHI। ची मत बोलना, काई है ये, KAI प्रोनाउंस करते हैं, काई। ओके, काई बोलते हैं इसको, प्रोनाउंस काई से करते हैं। तो काई ए माइनस काई बी, यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। काई को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। तो उन्होंने इसका जो डिफरेंस है उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। मैं आपको ओरिजिनल उनका आर्टिकल शेयर करना चाहूंगा, एक बार आप पढ़िए तो आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा। ये देखिए, ये मैंने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक का एक आर्टिकल मैंने कॉपी करके आपके सामने रखा है, राइट। तो देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं साथ में। क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज्ड कांसेप्ट इन केमिस्ट्री, yet its root seems to have been forgotten। ठीक है, मतलब इसका हम लोग जड़ भूल चुके हैं अभी तक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, as a result Pauling electronegativity values are sometimes imputed
imbued with a greater significance than was originally intended. Okay, in this book, The Nature of the Chemical Bond, in his book, The Nature of a Chemical Bond, Pauling made it clear that his development of concept of electronegativity in 1930 arose from the studies of the bond energy. देख लो, ये बात मैं आपको बोल रहा था, दिख रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. ओके, तो ये बता रहा था कि बॉन्ड एनर्जी के कैलकुलेशन पे बेस्ड है. ओके, बॉन्ड एनर्जीज. सो स्टडी ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज फॉर which he used the symbol delta. He considered two element A and B and argued that purely covalent bond AB bond energy should be geometric mean of AA and BB. मतलब इन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया था कि जो AB का बॉन्ड एनर्जी है वो ज्योमेट्रिक मीन होगा किसका? बॉन्ड एनर्जी ऑफ. ज्योमेट्रिक मीन का मतलब समझ में आता है बच्चों? ज्योमेट्रिक sir. मीन का मतलब Yes, समझ में आता है sir. ना? Yes, sir. जैसे ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन रूट ओवर ए बी होता है. अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2, है ना? Yes, sir. हाँ, तो ये सब उम्मीद है आप लोग समझते होंगे. तो इनका आर्गुमेंट के हिसाब से ऐसा था, इन्होंने ऐसा सोचा कि जो बॉन्ड एनर्जी है ए बी का वो अर्थमेटिक नहीं ज्योमेट्रिक मीन होगा. ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं. और क्या था? He considered two element and okay. However, he found this was often not the case. मतलब जो इन्होंने एज्यूम किया था, क्योंकि ये तो एजम्पशन था भाई, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन से थोड़ी ना आया था, ये तो उन्होंने कल्पना किया था कि ऐसा होना चाहिए. तो ऑब्वियस ही बात है कि ये करेक्ट तो होने वाला नहीं है. तो करेक्ट नहीं हुआ, ये बात देखो लिखा. However, he found that this was often not the case. क्या चीज? So he considered two element AB and argued that for a purely covalent bond AB, bond energy should be the geometric mean. ऐसा उनको लगा. बट ये केस ट्रू नहीं था बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए. एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पाउलिंग, ये आर्गुमेंट ये था. बट इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट ट्रू. ठीक है सर. तो उसके बाद क्या इन्होंने देखो कैसे डिफाइन किया था डेल्टा को. इन्होंने कैसे डिफाइन किया था? ही डिफाइंड दिस डिफरेंस एज डेल्टा डैश. तो इन्होंने ये जो डिफरेंस आ रहा था ए बी के बॉन्ड एनर्जी और इसके रूट में, उसको उन्होंने डेल्टा के टर्म से डिफाइन किया. तो डेल्टा को उन्होंने लिखा, डी का मतलब बॉन्ड एनर्जी बेटा, है ना? डीएबी का मतलब ये बॉन्ड एनर्जी, डी का मतलब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी. जो उन्होंने अपने किताब में टर्म यूज किया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ. ठीक, तो उन्होंने बताया कि डीएबी माइनस डी ऑफ ए इंटू ए बी, सॉरी बीबी, और इसका रूट. वही जो इन्होंने सोचा कि रूट होगा और एक्चुअल में वैसा था नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इस डिफरेंस को एक नाम दिया डेल्टा डैश का. जैसे कि एग्जांपल से यहाँ समझाया गया है कि क्लोरीन क्लोरीन हैज अ बॉन्ड एनर्जी ऑफ 242, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का 432 है. द ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन अगर आप निकालोगे तो वो 323 आ रहा है. बट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ HCl बॉन्ड एनर्जी इज 428. मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा गैप है. सो 10 डेल्टा डैश कितना होगा? तो इतना माइनस इतना, यानी 105. क्लियर हुआ हम क्या बोल रहे हैं? Yes. Yes, sir. अब क्या हुआ कि भाई इन्होंने पॉलिंग ascribed this difference in ionic contribution to the bonding, making heterogeneous bond stronger than the mean of two homogeneous bond. मतलब इन्होंने ये बताया कि ये जो गड़बड़ी आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जा रहा है दो एटम के बीच में. मतलब वो प्योरली कोवेलेंट नहीं रह रहा है. ये प्लस और माइनस चार्जेस आने की वजह से
इसमें ऐसा चीज आ रहा है। खैर उसके आगे, सो पॉलिंग प्रोड्यूस्ड अ टेबल of data for combination of 14 main group elements that express the excess ionic energy of heteronuclear. For example, CH इतना उनको मिला, HF के लिए 1.5. To better fit, he adjusted some of the numbers. For example, he upped that of HF to 1.9, taking the electronegativity of hydrogen as 0. ठीक है, तो अब देखो 14 मेन ग्रुप एलिमेंट को लिया उन्होंने। पॉलिंग प्रोड्यूस्ड अ टेबल ऑफ डेटा फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 14 मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप बेटा किसको बोलते हैं मालूम है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को बोलते हैं मेन ग्रुप। उनमें 14 एलिमेंट्स को लेकर के उसको टेबलेट करने की कोशिश किया। सो पॉलिंग प्रोड्यूस्ड अ टेबल ऑफ डेटा फॉर कैलकुलेशन ऑफ 14 main group element that express the excess ionic energy of heteronuclear bond. For example, that of CH was 0.4, HF was 1.5. To provide a better fit, he adjusted some of the numbers. For example, he upped the HF bond to 1.9, जो कि 1.5 था उसको 1.9 बना दिया HF का। अब क्या किया भाई? टेकिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एज 0, पॉलिंग असाइन्ड द बैलेंस of the ionic energy difference to the other elements, and then he added 2.05 to all the to produce a simple numerical. क्योंकि वैसे भी रिलेटिव है ना, तो आपको जोड़ो घटाओ अगर सब में आप कर रहे हो तो बात बराबर हो जाएगी। Since the Pauling published his work on the scale of electronegativity, other have derived table using after native parameter, using alternative parameter, sorry. In a particular, जैसे एक अल्रेड एंड रोचो स्केल आता है बेटा, ठीक है, वो चीज मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो फिलहाल ये आर्टिकल पढ़ाने के पीछे का एक ही पर्पस था कि आप ये समझ पाओ कि इसका ओरिजिनेट क्या हुआ था और जो किताबों में अलग अलग वेरिएंट्स निकल के आते हैं वो क्या होता है। तो ये था उनका जो आर्गुमेंट कि भाई जो डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि ये बॉन्ड एनर्जी का जो भी हम ज्योमेट्रिकल मीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसी से रिलेट किया इन्होंने कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब देखो इसी वैल्यू को उन्होंने लिखा कैसे, तो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं कि एक्स ए माइनस एक्स बी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी is proportional to लिख रहा हूं बच्चों ध्यान से। ओहो, ये कैसे लिखूं इसको? अंडर रूट ऑफ, एक मिनट, रूट ऑफ डेल्टा डैश। अब बच्चों ये डेल्टा डैश अभी मैंने समझाया क्या था कि ये माइनस रूट ओवर दिस वैल्यू, मतलब ए बी का बॉन्ड एनर्जी माइनस इसका ज्योमेट्रिकल मीन, जो डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? घबराना Yes. मत, एग्जामिनेशन में कभी भी इसके डेरिवेशन का कंप्लीट चीज कभी डिस्कस नहीं करता है। वो तो बस हम लोग को ये समझना है कि आधार क्या है इनके क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो आधार क्या था? अभी हमने क्या सीखा था कि बॉन्ड एनर्जी में जो गैप आ रहा है, जो उनके एजम्पशन से, उन्होंने क्या सोचा कि अगर ए और बी दोनों कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो जो उनका वैल्यू आना चाहिए बॉन्ड एनर्जी का, वो ए और बी के बॉन्ड एनर्जी के ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर आना चाहिए। वो आ नहीं रहा था, तो उन्होंने एक पैरामीटर डिफाइन किया जिसको हम डेल्टा डैश के नाम से यहाँ पे लिख रहे हैं,
और बोला कि ये सिंपली डिफरेंस होगा, एक्चुअल में बॉन्ड एनर्जी कितना है माइनस जो उन्होंने सोचा था कि ऐसा होगा। और ये क्यों आ रहा है ये गैप, तो उन्होंने इसको आर्गुमेंट देके प्रूफ, मतलब एक आर्गुमेंट दिया कि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ए और बी का इलेक्ट्रॉन खींचने का एबिलिटी एक जैसा नहीं है। तो तो इस वजह से जो एक्सेस चीज था वो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के गैप के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा लिख दिया, वह डेल्टा आप यहाँ से देख सकते हो, राइट? क्लियर, याद रहेगा? कुछ बुक्स में ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके जो इसका वैल्यू लिखा गया है वो कितना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 0.107 लिखा गया है। मतलब ये अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो एक्स ए, मतलब एक्स नहीं बेटा, काई ए माइनस काई बी क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.107 रूट ओवर डेल्टा, और डेल्टा मैंने आपको डिस्कस किया है, समझाया है कि क्या होने वाला है। तो ये था बेसिस बच्चों, जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि बेसिस किस तरीके से डिफाइन किया गया है, राइट? अब इनके यूनिट्स इंपॉर्टेंट है कि किस यूनिट में है, तो फिलहाल अभी इसको एज इट इज यहीं पे ड्रॉप करते हैं, क्योंकि जब हमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है तो हम इतना डेप्थ में जाएंगे ही नहीं। तो ये तो एक स्केल था, इनके स्केल पे जो वैल्यूज असाइन की गई हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी आप देखो तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब आप डिफरेंस बोलते हैं कि a माइनस बी का वैल्यू अगर हम 3 बोल दिए, तो हम जब तक b ना बताएं तब तक a का वैल्यू हम असाइन नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? Yes. तो अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि बेटा बी 4 है, तब आप बोल सकते हो कि a माइनस बी 3 आ रहा है, तो इसका मतलब a जरूर 7 होगा। तो इनको कोई ना कोई एक वैल्यू को असाइन करना पड़ा, यानी लेना पड़ा वैल्यू। तो इनके हिसाब से जो इन्होंने टेबल ड्राफ्ट किया था वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये वैल्यू एकदम सबको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत यूज होता है। क्योंकि देखो ये बॉन्ड एनर्जी से एप्लीकेशन से बेस्ड है ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ये हमारे लिए। तो हाइड्रोजन का 2.1 बेटा, ठीक है, लिथियम का 1 होता है। मैं लिखते जा रहा हूँ वैल्यूज, आप लोग भी लिखते चलिए। बेरिलियम का बेटा 1 पॉइंट, बोलिए 5 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑन पॉलिंग स्केल। ऑन पॉलिंग स्केल, राइट, HLI। उसके बाद बेरिलियम का ये होता है 1.5। फिर उसके बाद बेटा बोरॉन आता है, बोरॉन का होता है 2। फिर उसके बाद कार्बन अप्रोक्सीमेटली 2.4 कुछ किताबों में लिखा है, बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए 2.5 लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। नाइट्रोजन का बेटा 3। कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? 0.5 इंक्रीज हुआ है। 0.5। फ्लोरीन का कितना? 4। अच्छा ये बताओ नॉबल गैसेस का कितना होगा, जैसे हम बोले नियॉन का कितना होगा? तो इनके लिए क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन हो पाएगा क्या भाई? क्योंकि देखो ये तो बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं, तो डू नॉट फॉर्म बॉन्ड, सो नो मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो मीनिंगलेस। जब मीनिंगलेस है तो मतलब या कुछ लोग इसको जीरो भी बोलते हैं कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेबिलिटी ही नहीं है भाई इसका, है ना? बीच में डी ब्लॉक भी है। अब देखो लिथियम के नीचे कौन आता है? सोडियम, ये 0.9। उसके नीचे कौन आता है? पोटेशियम 0.8। फिर रुबीडियम 0.7। तो देख रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पैटर्न है। अब देखो सोडियम के बाद मैग्नीशियम जब लिखेंगे तो ये आता है बेटा 1.2। उसके बाद एल्यूमिनियम लिखेंगे तो कितना आता है? 1.5। उसके बाद सिलिकॉन लिखेंगे तो बेटा आता है 1.8, है ना? नाइट्रोजन लिखते हैं तो आता है बेटा वैल्यू फास्फोरस का, वो आता है 2.1। सल्फर लिखते हैं बेटा
तो ये आता है सिंपली 2.5। देखो पैटर्न वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन याद करना चाहे तो हमें थोड़ा सा आसानी हो सकता है। 3। तो आप देखो कैसे याद करेंगे। तो बोलते हैं फ्लोरीन का 4 समझ लो और सेम पीरियड का एकदम याद हो जाएगा। ये पीरियड कम से कम 2 पीरियड तो आपको याद करना है बच्चों। मिनिमम ये 2 पीरियड याद रहने चाहिए, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है ना, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसका। तो देखो ये 4, ये 3.5, ये 3, 2.5, 2, 1.5, 1। फिर से देखो 4, 3.5 मतलब 0.5 हटा दिया, फिर 0.5, फिर 0.5, फिर 0.5, फिर 0.5, फिर पॉइंट। कितना सिंपल है याद करना। अगर कोई या तो आपको लिथियम ही याद हो तो इसका 1 होता है, तो भी आप राइट साइड में बढ़ाते चले जाओगे। क्लियर? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब उसके बाद देखो लिथियम के जस्ट नीचे जाने पे देखो कितना 0.9, मतलब कि बहुत बड़ा चेंज तो नहीं आ रहा है। लेकिन इधर जाने पे देखो 0.3, इधर देखो 0.3, 0.3, 0.3, लगभग 0.3 फॉलो हो रहा है फास्फोरस तक। उसके बाद देखो 0.4 बढ़ गया और उसके बाद सीधा 0.5 बढ़ गया। मतलब ये दोनों ग्रुप में एक एक का डिफरेंस है ऊपर और नीचे में, ऐसे करके याद कर लो। तो ये लास्ट 2 थोड़ा अलग सा है, जो पैटर्न से थोड़ा बाहर जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें नहीं याद करना, हमें एज इट इज पूरी वैल्यू याद करनी। फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब आप लोग मुझे कल इसकी वैल्यूज बताओगे पॉलिंग स्केल पे, और अगर आप याद कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, सबका याद करके मुझे बताने की कोशिश करना। लेकिन इतना मिनिमम है जो हमको चाहिए ही चाहिए। क्लियर? बोलिए बच्चों। Yes, sir. ठीक है, ये इन एटम्स की है कि अगर ये रिलेटिवली कंबाइन करने की कोशिश करते हैं किसी एक एटम से तो उसके सापेक्ष निकाला गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि क्या यही एक स्केल था। आंसर है नहीं भाई, इसके अलावा एक और स्केल जो अभी मैंने आपको नाम पढ़ते समय बताया था, यहाँ पे देखो अल्ड्रेड एंड रोचो। ये देखो द अल्ड्रेड एंड रोचो या रोचो electronegativity scale widely used in inorganic chemist employs the concept of effective nuclear charge to derive। तो जो अल्ड्रेड एंड रोचो का स्केल था, स्पेलिंग देख लो, क्या था स्पेलिंग बताओ। ALL था क्या? ये रहा। अल्ड्रेड एंड रोचो स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये किस पे बेस्ड था बेटा? तो ये बेस्ड था, इट वाज बेस्ड ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, याद है आपको? Yes. Yes, sir. कैसे निकालते हैं? That means बिल्कुल। तो मतलब इनके हिसाब से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी भी एलिमेंट का, वो किस पे बेस्ड होगा? Z स्टार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। और बड़ा कॉमन सी बात भी बोले, अगर आप सोचो तो लगना भी चाहिए हमें कि हाँ यार ये बात तो कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है।
है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो लगना भी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो जो एक्चुअल स्केल था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो उन्होंने बताया था वो था 3590 Z इफेक्टिव डिवाइडेड बाय R स्क्वायर कोवेलेंट रेडियस एंड 0.744। हालांकि फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि इस चीज का कोई विशेष एप्लीकेशन नहीं है हमारे लिए। हमें तो ये बस ये देखना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे बेस्ड था। कभी कभी उनके स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मैंने बोला एप्लीकेशन सिर्फ इसी का है। किसका? जो हमने अभी सीखा है, पॉलिंग, जिसका मैंने आपको वैल्यू बोला है याद करने के लिए, पॉलिंग स्केल का। क्लियर बच्चों? इज दैट Yes. क्लियर? ठीक है। Yes, sir. और तीसरे एक और नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो भी बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट है, मोलिकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मोलिकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। ये किस पे बेस्ड था बच्चों? तो ये इसको एब्सोल्यूट स्केल बोला जाता है। एब्सोल्यूट की स्केल क्यों? क्योंकि ये कोई रिलेटिव वैल्यू पे बेस्ड नहीं है। इट इज सेड टू बी एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन्होंने क्या डिफाइन किया था? बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट का सिंपली एवरेज ले लो, उसके आयोनाइजेशन का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ई का एवरेज। तो जब आप एवरेज लोगे ई आई प्लस ई ए होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? आयनाइजेशन एनर्जी मतलब या इसी को अगर आप लिखना चाहो तो आई ई प्लस ई ए बाई 2। तो जहां पे आप इनको किसी एक यूनिट में रख सकते हो, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये तो पूछा जा सकता है क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा टर्म है। आपको एवरेज ही लेना है बस, खाली किसी का आपको ये दोनों वैल्यू मालूम हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सिर्फ डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये बड़ा सेंस भी ये चीज करता है, क्योंकि आप देखो तो बच्चों किसी के इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी न्यूक्लियस के द्वारा किस पे डिपेंड करेगा? जेड स्टार पे। किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे, है कि नहीं? तो भाई अगर हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो जेड स्टार है। कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है, बताइए, अगर किसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो तो अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, ये सुनो। Yes. Yes. तो जेड स्टार ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं बेटा साइज का, तो बिल्कुल बेटा अगर साइज ज्यादा हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा, है ना भाई? दूर चला गया तो फोर्स तो कम हो जाएगा ना। Yes, sir. बोलिए। तो हमें फोर्स देखना है। तीसरा और कुछ पैरामीटर्स हैं बच्चों जो डिफाइन होते हैं, जैसे एक है नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये आगे चल करके आपको मैं सिखाऊंगा। ये टॉपिक अभी मैं यहीं पे रोकूंगा, ठीक है? नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक एग्जांपल बस दूंगा। कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन sp2 से, कार्बन sp3 से। अब सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, वो कोई भी एलिमेंट के लिए वैलिड है। ये क्या है ये चीज मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी आगे की चीजें हैं।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम। कि अगर कोई एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो, जैसे अगर मैं बात करूं तो सल्फर +6 और सल्फर +4 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो आंसर है यही, सल्फर। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो कौन सा है? नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये और ये, बस ये 3 ज्यादा पॉपुलर है। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बहुत कम होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं। और अगर आप देखो तो यही फैक्टर्स आयोनाइजेशन एनर्जी का भी था, Z स्टार एंड साइज, ये सुनो। Yes, sir. Yes. और यही फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी था। तो इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दोनों के प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, तो इसीलिए इन्होंने बड़ा सिंपल किया। मुल्किन ने बोला कि यार दोनों का एवरेज ले लो, जो वैल्यू आए सब एटम का जितना जितना आए वही उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। लेकिन इसको मैच कराने के लिए, किससे मैच कराने के लिए? जो पॉलिंग स्केल था उससे मैच कराने के लिए इसमें कुछ करेक्शन करने पड़े। ठीक है, लेकिन फिर से वो करेक्शन हर एक स्पीसीज के लिए फिर वैलिड नहीं है। तो बेटर ये है कि हम इनका मेन डेफिनेशन जाने और सबका बाकी क्वालिटेटिव डिस्कशन जाने और पॉलिंग स्केल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लें। अब इसका एप्लीकेशन क्या है ये मैं कल के क्लास में सिखाऊंगा और कल ही केमिकल बॉन्डिंग का शुभारंभ भी हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट बच्चों। आप लोग प्रैक्टिस करिए, तब तक जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ग्रुप में भी आपको बुक्स आ चुकी है, तो प्लीज गो अहेड विद दैट।